गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है जुलाई 8 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज कुछ टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूँ। कौन-कौन से टॉपिक करने वाले हैं? देखिए, आपको पता है कि सैटरडे होता है तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टॉपिक्स नहीं आते हैं, लेकिन आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे और काफ़ी अच्छे भी हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। यूपीएससी में यहाँ पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो इंटरनेट शटडाउन के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स है क्योंकि इंटरनेट हमारा, इसका वायलेशन कैसे होता है, इंडिया में इंटरनेट शटडाउन क्यों किया जाता है, इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है और लॉ इसके बारे में क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहता है। तो ये टॉपिक हम लोग यहाँ से करने वाले हैं, इंटरनेट शटडाउन। इंटरनेट शटडाउन के बारे में अभी तक यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आया, बट ये भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद डिफेमेशन केस जो कि राहुल गांधी जी के ऊपर चल रहा था गुजरात में, जिन्होंने मोदी कम्युनिटी के बारे में बात किया था, तो उसमें उनको 2 साल की सज़ा मिली थी। तो गुजरात हाई कोर्ट का बेसिकली फाइनली डिसीज़न यहाँ पे आ गया है। तो डिफेमेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और कैसे एमपीज़ को डिस्क्वालिफाई किया जाता है इसका डिफेमेशन का यूज़ करके। तो ये थोड़ा हम लोग देखने वाले हैं, डिफेमेशन क्या होता है, क्यों होता है? क्लस्टर बॉम्ब काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है 2-3 दिन से, क्योंकि यूएसए ने एग्री किया है फाइनली कि हम लोग यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब देंगे। क्लस्टर बॉम्ब को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ग्रुप के द्वारा। तो क्लस्टर बॉम्ब क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री हम लोग जानेंगे और ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है। इंडिया यूएसए रिलेशन पास्ट एंड द फ्यूचर, तो ये पहले हम लोग काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं इंडिया यूएसए के बारे में। तो आई वुड नोट से कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एकदम आपको नया पॉइंट मिलने वाला है। लेकिन जो भी पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, एक बिल्कुल फ्रेश पर्सपेक्टिव से दिए गए हैं। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑलरेडी यूएसए इंडिया रिलेशन के बारे में, वो और ज डेफिनिटली यहाँ पे डीप होगी। इसलिए आपको हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी बार आप सेम टॉपिक को पढ़ते हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग आपको होती है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी डीप आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एग्ज़ाम के लिए जो आपको रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि इंडिया यूएसए रिलेशनशिप दिखने में एक टॉपिक लगता है, लेकिन इसी टॉपिक से पचासों तरह के क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है, अलग-अलग पर्सपेक्टिव से। अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होगी तो हर क्वेश्चन का आंसर आप लिख पाओगे। सिर्फ ऊपर से इंडिया यूएसए रिलेशन में 4 बातें पढ़ लोगे, अच्छा गुड पॉइंट्स क्या हैं, बैड पॉइंट्स क्या हैं, हिस्ट्री क्या है, फ्यूचर क्या है, उससे काम नहीं चलेगा। तो इसलिए इन टॉपिक्स को बार-बार आप रिवाइज़ करें ताकि बढ़िया अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं 2-4, वो थोड़ा हम लोग देख लेंगे। चलिए जी। बढ़ते हैं सीधा पहला टॉपिक पे। पहला टॉपिक देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इंटरनेट शटडाउन का कहता है। ये टॉपिक आज का नहीं है, क्योंकि सैटरडे का दिन है तो आज टेक्स्ट सेक्शन आता नहीं है। लेकिन ये कल टॉपिक आपको मैंने एडिशनल आर्टिकल्स में बताया था कि इसको हम लोग कर सकते थे। कल काफ़ी मूड था मुझे इस टॉपिक को करने का, लेकिन थैंक गॉड कल इसको हम लोग नहीं कर पाए, आज इसको हम लोग कर रहे हैं। तो इंडिया में शटडाउन क्या किया जाना चाहिए? क्या ये पब्लिक ऑर्डर के लिए ज़रूरी है या नहीं है? अब इसमें देखिए सबका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। कोई कहेगा हाँ जी होना चाहिए, कोई कहेगा नहीं होना चाहिए। तो उस पर्सनल व्यू पॉइंट पे हम लोग एज़ सच नहीं जाएँगे, लेकिन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से एज़ एन इश्यू, एज़ अ टॉपिक, है ना? वो हमें डेफिनिटली पता होना चाहिए। अब उसमें क्या बात करता है देखिए, जब देखिए हमारे यहाँ पे ना इंटरनेट को बंद करना बड़ी आम सी बात हो गई है। कुछ समय पहले जब इंटरनेट बंद किया जाता था, लोग बड़ा हो हल्ला किया करते थे। लेकिन अब बहुत चीज़ें अब नॉर्मलाइज़ हो गई हैं। इंटरनेट बंद हो गया, अच्छा जी चलो कोई बात नहीं। इतना नॉर्मल हो गया। राजस्थान में तो कोई छोटे-मोटे एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें भी इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। इतनी हालत खराब हो गई है। तो अगर आप देखें दुनिया भर में, इंडिया में सब इतने इंटरनेट शटडाउन पूरी दुनिया में नहीं होते, उससे ज़्यादा सिर्फ़ इंडिया में होते हैं। 2020 का डेटा क्या कहता है? 29 कंट्रीज़ इंटेंशनली शट डाउन और द स्लोड देयर इंटरनेट कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पे 109 इंसिडेंट ऐसे हुए इंडिया में जब इंटरनेट को शट डाउन किया गया। दूसरे नंबर पे आता है यमन, भैया हमारे आस-पास भी नहीं है, 109 एंड 6 ओनली। इथियोपिया 4, जापान 3, 2, बेलारूस, चाड, गिनिया, कीनिया, पाकिस्तान। पाकिस्तान में सिर्फ 2 बार हुआ है। म्यांमार, सीरिया, तंजानिया 1 बार हुआ है और इंडिया में 109 टाइम्स हो गया भैया। इंडिया में तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि पूरे समाज में बुराइयों की जड़ ही इंटरनेट है। इंटरनेट खत्म कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एकदम पूरा राम राज्य आ जाएगा। कई तो नेता लोग ऐसे हैं जो थोड़े से बुजुर्ग हो गए हैं, उनका तो ये कहना है कि समाज में जो आज की जो जनता है, इसका जो पूरा मोरल वैल्यू खत्म हो चुकी है जस्ट बिकॉज़ ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट चला जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम हो, पब्लिक पीस की प्रॉब्लम हो, हर चीज़ का इलाज बस एक ही है, इंटरनेट बंद कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे! ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये बेसिकली एक तो डेटा आपको पता होना चाहिए। इंडिया होल्ड्स द अनवायबल रिकॉर्ड ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ द इंटरनेट शटडाउन्स अमंग द ऑल डेमोक्रेसीज़ वर्ल्ड वाइड। ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट 4 साल में इंडिया में
400 से ज़्यादा इंसिडेंट हो चुके हैं जब इंटरनेट शटडाउन हो चुका। लॉन्गेस्ट शटडाउन इंडिया में रहा है 223 डेज़ का, जो कि रहा जम्मू एंड कश्मीर है, जो वहाँ से 370 हटाया गया था। तो इंटरनेट शटडाउन को काफ़ी ज़्यादा हेवीली क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इवन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया है। इसे कहा गया कलेक्टिव पनिशमेंट एंड दिस इज़ द एनक्रोचमेंट ऑफ द सिविलियन राइट्स आल्सो। हमारी जो फ्रीडम है, हमारे सिविलियन राइट्स हैं, सिटीज़न्स राइट्स हैं, उसका सीधा-सीधा सा वायलेशन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है हमारा और फंडामेंटल राइट का सरेआम यहाँ पे जो है भैया धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, वो भी सरकार के द्वारा खुद एकदम लीगल तरीके से। तो बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं। इंटरनेट शटडाउन अगर किया जाता है, तो इसके अगर आप इम्पैक्ट की बात करो और ये सिर्फ़ एक सोशल इश्यू ही नहीं है, पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा है। आप सोच के देखिए आजकल हर एजुकेशन ऑनलाइन होती है ना? आपने मान लो प्रेप आईएएस का कोर्स जॉइन किया जो फाउंडेशन कोर्स आपने वो जॉइन किया है या आपने करंट अफेयर की क्लासेस जो वीकेंड पे होती हैं वो आपने जॉइन की हैं। लेकिन आप किसी ऐसे एरिया से बिलॉन्ग करते हो जहाँ पे 50 दिन से इंटरनेट ही नहीं है। अरे! आपकी एजुकेशन का क्या होगा? खत्म, टाटा बाय-बाय, है ना? क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन आज के समय में रियलिटी हो चुकी है। कोविड-19 आया, मोस्टली इंडिया को ऑनलाइन ही पढ़ रहा था, आज भी आधे से ज़्यादा इंडिया ऑनलाइन पढ़ रहा है। उनका क्या होगा जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? एजुकेशन एकदम खत्म हो गया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितनी सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, जो सिर्फ़ ऑनलाइन ही चलती हैं। फूड डिलीवरी ऐप्स, यस, ओला, उबर, इनका सारा धंधा कैसे चलता है? ऑनलाइन ही तो चलता है, लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। आपने इंटरनेट बंद कर दिया तो इनका तो हो गया स्वाहा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, एजुकेशन इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है और वो तो छोड़िए कम्युनिकेशन, भैया आप दादा बाबा आदम के ज़माने में ना थोड़ी जी रहे हो कि कबूतरों के साथ कम्युनिकेट करोगे यार, कम्युनिकेट तो ईमेल से होगा, मैसेज से होगा, वीडियो कॉल से होगा, व्हाट्सएप से होगा। इसी से कम्युनिकेशन होता है ना। तो आपने पूरा कम्युनिकेशन का सिस्टम ही खराब कर दिया। लोगों को इमरजेंसीज़ होती हैं, फैमिलीज़ होती हैं, आपस में बातचीत करती हैं, एक सोशल रिलेशन बनते हैं, वो सब आपने खत्म कर दिया। तो इसका कितना बड़ा सोशल इम्पैक्ट होता है। ये क्राइसिस है बहुत बड़ा, जब लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं एक-दूसरे के साथ। और तो छोड़िए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या है? ये भी तो कोई चीज़ होती है ना। इन्फॉर्मेशन को आप होल्ड कर रहे हो, ये भी तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये सीधा-सीधा तो ह्यूमन राइट का वायलेशन ही है, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस ये ये हमारा फंडामेंटल राइट है एज़ पर सुप्रीम कोर्ट। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंदर भी कंसिडर किया जाता है। आर्टिकल 19 के अंदर भी कंसिडर किया जाता है। तो ये तो सीधा-सा वायलेशन यहाँ पे हो गया। और पॉलिटिक्स, इंटरनेट को शट डाउन करके क्या किया जा रहा है? पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं हमारे, वो आपके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को सप्रेस कर रहे हैं। तो कई बार इलेक्शंस के टाइम पे इसका मिसयूज़ किया जाता है ना? इलेक्शन के टाइम पे क्या हो रहा था जो अपोजिशन पार्टी है या मान लो आप नेता हो, पावर में हो, आपके खिलाफ माहौल बन रहा है समाज में, कि इस बार आपको वोट नहीं देना है एंड ऑल दैट। उस समय आपने इंटरनेट बंद कर दिया किसी बहाने से, लोग अपने विचार ही नहीं व्यक्त कर पाएँगे। तो ये सीधा-सीधा पॉलिटिकल मिसयूज़ भी है, जो कि डेमोक्रेसी को अल्टीमेटली नुकसान पहुँचा रहा है। तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के अगेंस्ट भी है। और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या? वो भी तो होने वाला है ना, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट। क्योंकि लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, तो फीलिंग ऑफ आइसोलेशन आता है, डिप्रेशंस क्रिएट होते हैं, लोग अनहैप्पी रहते हैं, क्योंकि लोग सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, रील्स नहीं बना पा रहे हैं। तो ये और फैमिली टच टूट जाता है। लोग एक-दूसरे के अच्छा-भला नहीं जान पाते हैं, कि अगर आप किसी क्राइसिस हिट वाले एरिया में हो। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इंटरनेट बंद करने का। ये सिर्फ़ एक ही एंगल से नहीं देखना चाहिए इस चीज़ को, अलग-अलग एंगल होते हैं। और अनुराधा भसीन जजमेंट क्या कहता है? कहता है भैया इंटरनेट इज़ आवर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 1 ए। और इतना ही नहीं, इंटरनेट कम्स आल्सो अंडर द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21 ये उसकी भी बात करता है। लेकिन आप कह सकते हो कि सर इंडिया में फंडामेंटल राइट तो एब्सोल्यूट नहीं है। येस, कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ द टेलीकॉम सर्विस पब्लिक इमरजेंसी और द पब्लिक रूल्स 2017 क्या कहता है? ये ऐसे प्रोसीजर्स के बारे में बताता है जिसके तहत पब्लिक इमरजेंसी के टाइम पे इंटरनेट को शट डाउन किया जा सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी।
किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी फंडामेंटल राइट हमारे यहाँ पे एब्सोल्यूट एज़ सच नहीं है। तो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर कैसे होगा? ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में अंडर यूनियन गवर्नमेंट जो सेक्रेटरी ऑफ द होम मिनिस्टर होते हैं, ये एक आईएएस ऑफिसर होते हैं, ये इंटरनेट शटडाउन कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर। इन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में भी किया जा सकता है, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उससे कम रैंक का नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, जब इंटरनेट को बंद करने का ऑर्डर इश्यू किया जाता है, तो उनके ऊपर इन ऑफिसर्स के सिग्नेचर होते हैं। सेक्रेटरी ऑफ द होम अफेयर्स एंड द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट लेवल पे जब अगर इंटरनेट बंद किया जाता है, तब किसके होते हैं? तब होते हैं सेक्रेटरी बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ द होम डिपार्टमेंट। तो जो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का होम डिपार्टमेंट होता है, उसके जो सेक्रेटरी होते हैं, उनके सिग्नेचर होते हैं इसके ऊपर। ये भी एक आईएएस ऑफिसर ही होते हैं यूजुअली। अब ये चीजें हो गई। इन द ऑर्डर टू सस्पेंड द इंटरनेट मस्ट बी फॉरवर्ड बाय द रिव्यू कमिटी। इंटरनेट आपने सस्पेंड कर दिया, मान लो कि हफ्ते-हफ्ते के लिए कर दिया, ठीक है? हफ्ते भर के बाद क्या होगा, एक रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो ये देखेगी कि क्या भई वहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल हो गई है? क्या अब इंटरनेट को ओपन किया जाना चाहिए? क्या कनेक्टिविटी दोबारा से होनी चाहिए? इसके अंदर कौन-कौन होते हैं कमिटी में? जो सेंटर की कमिटी होती है, रिव्यू कमेटी, उसके अंदर होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है? उसके चेयरमैन होते हैं। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज लीगल अफेयर्स, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन, ये इसके मेंबर्स होते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं कि इंटरनेट को ओपन करें या ना करें। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी वही होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ द लॉ इन चार्ज, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अदर दैन द होम सेक्रेटरीएट, ये इसके मेंबर होते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए कुछ इस तरह के फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है जी। लेकिन 2017 का जो ऑर्डर ऊपर मैंने बताया आपको, इसके अंदर में जो सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट है, वो कुछ केसेस के अंदर परमिसिबल नहीं है। एक रीज़नेबल ड्यूरेशन तक ही आप इंटरनेट को बंद कर सकते हो। हमेशा इंडेफिनिट पीरियड के लिए आप नहीं कर सकते हो, ठीक है? और इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। कोई भी ऑर्डर हो गवर्नमेंट का, एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव ऑर्डर हो, किसी भी तरह का हो, हमेशा जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना? गवर्नमेंट शुड पनिश ऑल ऑर्डर्स ऑफ द प्रोहिबिशन टू एनेबल अफेक्टेड पर्सन टू चैलेंज द सेम। देखिए, लेकिन इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि भैया इंटरनेट अगर शटडाउन किया जाएगा, तो सरकार के द्वारा कुछ जस्टिफिकेशन तो दिया जाएगा, हम लोग इंटरनेट शटडाउन क्यों कर रहे हैं? वो जस्टिफिकेशन तो दिया जाता है सरकार के द्वारा, वो एक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा होगा। अगर उस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा होगा तो ठीक है, अगर नहीं करेगा तो इंटरनेट बंद करना अलाउड नहीं है एज़ पर कोर्ट। इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसका बेसिक सा मतलब ये होता है हर छोटी-मोटी बात पे आप इंटरनेट बंद नहीं कर सकते। एक डीप जस्टिफिकेशन चाहिए कि भई हाँ, इंटरनेट बंद किए जाने के अलावा हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। तो इसके लिए 4 प्रिंसिपल रखे गए हैं और ये जो प्रिंसिपल हैं बेसिकली वो जर्मन कोर्ट के किसी जजमेंट के थ्रू आए हैं। तो इन्होंने कहा क्या कहा? इसके अंदर 4 प्रिंसिपल होते हैं। लेजिटिमेट टेस्ट गोल टेस्ट, वेदर द मेजर रिस्ट्रिक्टिंग द राइट सर्व द लेजिटिमेट गोल, कि जो आप इंटरनेट बंद कर रहे हो, क्या वो सही गोल को अचीव करने के लिए है कि नहीं है? क्या वहाँ पे जो सरकार चाहती है वो इंटरनेट बंद होने से होगा कि नहीं होगा? रैशनल कनेक्शन स्टेज, वेदर द मेजर इज सुटेबल मीन्स टू द फर्दरिंग दिस गोल। जो सरकार इंटरनेट बंद करने का डिसीजन ले रही है, क्या ये सुटेबल है? या बस एवें ही ले लिया सरकार ने मुँह उठा के चलो जी कर देते हैं बंद और कोई चारा नहीं है? नहीं, अगर इंटरनेट के बिना काम चल सकता है, इंटरनेट को ओपन किए बिना भी अगर पब्लिक ऑर्डर को किया जा सकता है तो करिए ना। नेसेसिटी, क्या ये ज़रूरी है या इसका कोई और लेसर रिस्ट्रिक्टिव वर्ज़न भी आपके पास है? अब वो भी तो देखिए, आपने मान लिया पूरा इंटरनेट बंद कर दिया, ठीक है? आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि भैया व्हाट्सऐप नहीं चलेगा, लेसर रिस्ट्रिक्टिव वर्ज़न है, लेकिन ई-कॉमर्स वेबसाइट चल सकती हैं, ठीक है? ओला, उबर चल सकती है, क्या वो किया जा सकता है क्या? है ना? आप इंटरनेट बंद कर रहे हो लेकिन कॉलिंग भी बंद कर दे रहे हो, लोग कॉल भी नहीं कर पा रहे हैं एक-दूसरे को। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या इसका और लेसर रिस्ट्रिक्टिव वर्ज़न अवेलेबल आपके पास है कि नहीं? और फिर आप इनको बैलेंस करके चलिए कि जिस आदमी के लिए आपने इंटरनेट बंद किया है, क्या ये सिर्फ़ उसको इम्पैक्ट कर रहा है या लार्जर सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है? वो भी तो देखना ज़रूरी है। अब 4 लोगों ने कहीं पे दंगे-फ़साद कर दिए, लेकिन सोसाइटी तो भैया 4 करोड़ लोगों से मिलके बन रही है। तो 4 लोगों के लिए 4 करोड़ लोगों को इम्पैक्ट किया जा रहा है। तो ये चीज़ें भी बैलेंस किया जाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसका लीगल उसके पीछे उसके जो
कारण है, लॉजिकल पॉइंट है, नेसेसिटी, आप एक बढ़िया अल्टरनेटिव देख सकते हो और बैलेंस किया जाना भी ज़रूरी है। ये 4 चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसको बोलते हैं पॉलिटिकल टर्म में, और इसके बेसिस पे जो है इंटरनेट बंद किया जा सकता है एज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। ठीक है, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। डिफेमेशन केस, गुजरात हाई कोर्ट रिफ्यूजेस रिलीफ टू राहुल गांधी। हुँ, सॉरी आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो थोड़ा-सा आप मुझे सहन करके चलें। देखिए, तो पहले तो सूरत के अंदर जो लोकल कोर्ट था, उसने राहुल गांधी जी को कहा कि भई आपने जो स्पीच दिया है जिसमें आपने ये कहा था कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, ठीक है? उन्होंने कहा था वो 2000 19 की स्पीच में कर्नाटका में इलेक्शंस के दौरान कहा था कि देश में जितने मोदी हैं सारे चोर हैं। तो उसके लिए उनके जो है अगेंस्ट में डिफेमेशन केस हुआ था। सूरत हाई कोर्ट ने माना कि येस ये डिफेमेशन केस बिल्कुल लेजिटिमेट है और मोदी जो कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है मोदी कम्युनिटी, और उसको ये डिफेम करता है, उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुँचाता है। क्योंकि मोदी कम्युनिटी में लगभग 10 से 12 करोड़ लोग जो हैं मोदी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं। इसमें अलग-अलग धर्मों के लोग होते हैं, पारसी भी यूज़ करते हैं, मोदी सरनेम हिंदू भी यूज़ करते हैं, इवन मुस्लिम्स में भी जो है मोदी सरनेम का यूज़ किया जाता है। गुजरात में स्पेशली अगर आप जाओगे गुजरात सम पार्ट ऑफ राजस्थान ऑल्सो। तो कोर्ट ने वो सुना दिया, वो उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया, हाई कोर्ट मतलब गुजरात हाई कोर्ट ने भी कहा कि ये जो डिफेमेशन केस है, ये बिल्कुल सही है। उनको जो 2 साल का कन्विक्शन मिला है, बिल्कुल सही है और भैया हम वो डिस्क्वालीफाई हैं। अब ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये तो आपको ऑलरेडी पहले से पता है। डिफेमेशन इज़ एन एक्ट ऑफ द कम्युनिकेटिंग फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट अ पर्सन। ठीक है? डिफेमेशन का मतलब क्या होता है? डिफेमेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट अगर आप देते हो, जिससे किसी पर्सन की, किसी ग्रुप की जो रेपुटेशन है, वो खराब होती है समाज में। ठीक है? उसे कहते हैं डिफेमेशन। अब आपने बोल दिया भैया मोदी सारे मोदी चोर क्यों होते हैं? तो इसमें तो सारे मोदी कम्युनिटी को ही एक हर्ट हुआ है, उनकी रेपुटेशन डाउन हुई है ऑफ कोर्स आम आदमी की नज़र में। सब मोदी का सरनेम आते ही सब लोग यही सोचेंगे अरे ये तो चोर है। क्योंकि मैं अगर बोल रहा हूँ इस चीज़ को तो शायद उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरी रीच बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरा पब्लिक इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, करोड़ों लोग उसको सुन रहे हैं, तो वो ऐसी बात बोलेंगे। अब मान लो कल को राहुल गांधी जी पीएम बन गए, ठीक है। अब उन्होंने तो ये कहा कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, तो क्या उनका एटीट्यूड मोदी कम्युनिटी के लिए फिर भी वैसा ही रहेगा क्या? तो एक डिपेंड भी करता है कि कौन किस चीज़ को बोल रहा है ना? किसकी रेपुटेशन डैमेज हो रही है, तो उसे कहते हैं आप डिफेमेशन। अंडर आर्टिकल 19 हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच अल्टीमेट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड डिफेमेशन। भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है किसी को आप गाली दीजिए, कुछ भी बोलिए, नो, डिफेमेशन आप नहीं कर सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। ये साफ-साफ लिखा हुआ अंडर आर्टिकल 19 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है दैट to treat defamation as a public wrong and that the criminal defamation is not a disproportionate restriction of the freedom of speech because protection of the reputation is a fundamental right. Again, very important point for the prelims. आपसे पूछा है एग्जाम में which of the following are the fundamental rights? Right to reputation of course fundamental right है, पूछेगा आपसे एग्जाम में वो। राइट टू इंटरनेट ऑफ कोर्स फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्लीप फंडामेंटल राइट है। और ये डेफिनेशंस अंडर आर्टिकल 21 बड़े एक्सपेंड की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द प्रीलिम्स। तो राइट टू रेपुटेशन इज आल्सो फंडामेंटल राइट। और अगर कोई आदमी मेरी कोई मेरे बारे में कुछ लिखता है या बोलता है मीडिया में आके और उससे मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता है पब्लिक की नजर में, तो डेफिनेटली वो मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाता है एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। और डिफेमेशन दोनों तरह का हो सकता है, सिविल भी हो सकता है और क्रिमिनल भी हो सकता है। सिविल वाले केस में यूजुअली लोगों को कंपनसेशन दिया जाता है। आपने कई बार सुना होगा जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं किसी के ऊपर डिफेमेशन कर सकती हैं। 4 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ का उनके ऊपर क्लेम करती हैं। तो वो बेसिकली सिविल रॉन्ग होता है। जब आपको कंपनसेशन दिया जाता है क्योंकि आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुँचा। इसका पर्पस सीधा-सा होता है कि जो जिस बंदे ने आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुँचाया है उसको एक पनिश करना है और आम आदमी को एक मैसेज भेजना है कि भाई आप ऐसा मत करिए। क्रिमिनल डिफेमेशन में तो आपको सज़ा होती है, ठीक है? सेक्शन 499 ऑफ द इंडियन पिनल कोड के अंदर में, राइट? अब ये तो आपको पता चल गया। सेक्शन 499 क्या कहता है और सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी ये दोनों कहीं न कहीं बात करते हैं किसकी? डिफेमेशन के बारे में।
आर्टिकल सेक्शन 499 क्या कहता है आईपीसी? कहता है डिफेमेशन कुड बी थ्रू वर्ड्स स्पोकन और द इंटेंडेड टू बी रेड थ्रू साइंस एंड थ्रू विजिबल रिप्रेजेंटेशन। आपने कोई पेंटिंग बना दिया, कोई कार्टून बना दिया, कोई आर्टिकल लिख दिया, कोई गाना लिख दिया, कोई फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया, वो सब सेक्शन 499 के अंदर में कवर होते हैं अगर उससे किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता है तो। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे इम्पुटेशन ऑफ द ट्रूथ। अब मान लो कोई जर्नलिस्ट है, वो किसी पॉलिटिशियन के ऊपर सवाल उठा रहा है, करप्शन चार्जेस, ब्राइब चार्जेस या कुछ भी, आप उसके ऊपर पॉलिटिशियन डिफेमेशन नहीं कर सकते कि भाई तुमने तो मुझे बदनाम कर दिया। नहीं, इम्पुटेशन ऑफ ट्रूथ, सच्चाई जानने के लिए ऐसा किया जा सकता है। लार्जर पब्लिक गुड के लिए ऐसा किया जा सकता है अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस एंड ऑल दैट। या वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 500 क्या कहता है? पनिशमेंट ऑफ द डिफेमेशन क्या कहता है? Whoever defames again another shall be punished with a simple imprisonment for the term which may extend up to 2 years, मैक्सिमम 2 साल की सजा हो सकती है। आपके ऊपर फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। राहुल गांधी जी को यही हुआ। 2 साल की यहाँ पे उनको सजा हुई अंडर सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये केस जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा रहा है और कोर्ट को ऐसा ही लगता है कि पूरी मोदी कम्युनिटी की रेपुटेशन डाउन हुई है उनकी एक स्टेटमेंट की वजह से, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 upheld द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ। ये हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया था, ब्रिटेन के अंदर इसको खत्म कर दिया गया है, लेकिन इंडिया के अंदर आज भी कंटिन्यू है। बहुत लोगों का कहना है कि इंडिया में नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, डिफेमेशन लॉ इंडिया के लॉ का पार्ट है और ये रहेगा। इसे रिमूव आप अभी फिलहाल तो नहीं कर सकते हो। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से फ्यूचर में कोई ऐसा इनिशिएटिव आता है जिसमें डिफेमेशन केस को हटाया जाएगा तो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का तो यही मानना है। अब डिफेमेशन हो गया, राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। इसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या कहता है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में? यहाँ पे हमारे पास आता है सेक्शन 153 ए और सेक्शन 171 एफ और एक आता है सेक्शन 171 ई। सेक्शन 188 वन क्या कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का कहता है ये कहता है कि भई अगर कोई नेताजी, अगर कोई पॉलिटिशियन समाज में नफ़रत फैलाता है, ऑन इन द नेम ऑफ रिलिजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज वगैरह के बेसिस पे, ठीक है? तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है या फिर वो ब्राइबरी वगैरह के केस में पकड़े गए हों, ठीक है? उस केस में किया जा सकता है। सेक्शन 83 क्या कहता है आरपीए? कहता है एमपी कैन बी डिस्क्वालिफाइड इफ दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड एट लीस्ट 2 इयर्स ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। अब यहाँ पे राहुल गांधी जी का केस आता है। सेक्शन 83 ये कहता है अगर कोई पॉलिटिशियन को 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई जाती है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। डिसक्वाल किया जा सकता नहीं, डिस्क्वालीफाई ऑटोमैटिकली हो जाता है। और यहाँ पे जो है राहुल गांधी जी इसके अंदर में डिस्क्वालीफाई हुए हैं अंडर सेक्शन 83 ऑफ द आरपीए। लालू प्रसाद यादव जी भी इसके अंदर ही हुए थे, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। तो जिस दिन से कोर्ट का कन्विक्शन आता है, उसके 3 महीने के बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि 3 महीने का समय तो चाहिए ना यार आपको अपील करने के लिए हाई कोर्ट में। जैसे राहुल गांधी जी ने को 3 महीने के समय के अंदर उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर अपील किया। अभी हाई कोर्ट ने भी उनको सेंटेंस को कंटिन्यू रखा है, तो अभी वो सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे। तो ये मामला जो है यहाँ पे बन रहा है, वो थोड़ी-सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए जी, तो देखिए यहाँ पे 2014 में क्वेश्चन भी है। व्हाट डू यू डू अंडरस्टैंड बाय द कांसेप्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द एक्सप्रेशन? डज़ इट कवर हेट स्पीच आल्सो? व्हाई डू द फिल्म्स इन इंडिया स्टैंड ऑन द स्लाइटली डिफरेंट प्लेन फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन? 2014 का ये क्वेश्चन है। बड़ा डिसेंट सा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि भैया पॉलिटी की बहुत ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप लक्ष्मीकांत पे रट्टा मार लो, कॉन्स्टिट्यूशन में रट्टा मार लो। अगर नॉर्मल अगर न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ रहे हैं, तो एडिटोरियल में इस तरह के केस आम आम आदमी के तौर पे आप पढ़ लीजिए। बहुत एडिटोरियल्स वगैरह में कवर होती हैं ये सारी चीज़ें। इसलिए न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए सिंपल से क्वेश्चन इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में रेगुलरली कवर होते हैं। हेट स्पीच के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ़िल्मों वगैरह के बारे में जो उनको सेंसरशिप किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो सब चीज़ें आराम से न्यूज़पेपर में कवर होती हैं। तो अच्छे से बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ा करो एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ। न्यूज़पेपर आपकी आपकी बहुत इंटीग्रल पार्ट है प्रिपरेशन का। अब इसे मत मान के चलिए कि मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, फिर मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है। नो, बाद में नहीं, पहले मुझे अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके बाद मुझे दूसरी चीज़ें करनी है। क्योंकि दिस इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सबके अंदर न्यूज़पेपर कवर है।
जीएस पेपर 4 में बहुत सारी केस स्टडीज़ आती हैं न्यूज़पेपर से। जीएस पेपर 1 में सोसाइटी वाले जो टॉपिक्स हैं, पूरा आपका यहाँ से आता है। आर्ट एंड कल्चर के कितने सारे टॉपिक्स यहाँ से आते हैं। जीएस पेपर 2 तो पूरा है ही, जीएस पेपर 3 तो पूरा करंट अफेयर इन्वॉल्वड है। तो बहुत ज़रूरी है न्यूज़पेपर। बार-बार बताऊँगा नहीं, आपको अच्छे से पता है। यूएस टू सेंड क्लस्टर बॉम्ब आर्मर्ड व्हीकल टू द यूक्रेन, ठीक है। तो यूक्रेन काफ़ी समय से डिमांड कर रहा था यूएसए से कि भैया हमें क्लस्टर बम दे दीजिए। एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ये जो एम्युनिशंस वगैरह जो हथियार वगैरह दिए जाते हैं, फ्रांस, यूके, ब्रिटेन वो यूएसए वगैरह से को ये सब फ्री में नहीं दिए जाते भाई, ठीक है? ये सब खरीदे जाते हैं। कोई चैरिटी यहाँ पे नहीं हो रही है। यूक्रेन को बाद में ये सब पैसा चुकाना पड़ेगा। ये एक पूरी तरह से एक कमर्शियल डील होती हैं। कमर्शियल डील के में लपेट के वो डेमोक्रेसी और वो सब दिया जाता है। ये सब पैसे का खेल है। तो क्लस्टर बम की डिमांड की जा रही थी यूक्रेन के द्वारा बहुत समय से यूएसए से। उन्होंने फाइनली इसको हाँ कर दिया है। अभी जब देंगे तो अलग बात है, बट थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए क्लस्टर बम क्या होते हैं। देखिए, क्लस्टर बम इस तरह के होते हैं। एक बड़ा बम होता है, इस बड़े बम को किसी पर्टिकुलर एरिया में छोड़ा जाता है, लेकिन ग्राउंड पे हिट करने से पहले ये बम अब ओपन हो जाता है यहाँ से और इसके अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे, 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 छोटे-छोटे बम होते हैं और ये उस पूरे एरिया में फैल जाते हैं। ठीक है? ये देखिए, ये क्लस्टर बम होगा और इस क्लस्टर बम के छोटे-छोटे बम होते हैं। पूरे एरिया में फैल जाते हैं और ये बाद में ब्लास्ट करते हैं। इनमें से सॉरी, इनमें से 30-40% तो तुरंत ब्लास्ट कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद के जो बचे हुए होते हैं, वो तुरंत ब्लास्ट नहीं करते। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि 30, 40, 50 साल के बाद वो ब्लास्ट होते हैं। ये जो क्लस्टर बम होते हैं, पड़े रहते हैं बेचारे वहाँ पे। किसी के खेत में पड़े हैं, किसी के छत के ऊपर पड़े हैं और वो बाद में ब्लास्ट होते हैं। इसलिए इनको डेंजरस माना जाता है, क्योंकि ये तुरंत ब्लास्ट नहीं होते। सालों-साल, डेकेड्स तक पड़े रहते हैं। 40% ऑफ द बॉम्बलेट, ये छोटे-छोटे बॉम्ब होते हैं ना, बॉम्बलेट बोलते हैं, छोटे बेबी बॉम्ब्स। तो अप टू 40% बॉम्ब्स हैव फेल्ड टू एक्सप्लोड इन सम रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू द आईसीआरसी। क्लस्टर बॉम्ब जैसे लैंडमाइन के जैसे होते हैं। आपने लगा तो दिया, लेकिन उसका यूज़ क्या पता अगले भई 20 साल तक ना हो, तो बाद में यहाँ पे लोग मर जाते हैं। आज भी हज़ारों की संख्या में क्लस्टर बॉम्ब्स की वजह से लोग मरते हैं, जिनमें से 1/3 जो है वो चिल्ड्रन हैं। ये भी एक बहुत सैड न्यूज़ यहाँ पे। तो इट्स अ वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। 60% of the cluster bomb casualties are people injured while undertaking everyday activity, ऐसा एक न्यूज़पेपर ने कहा है। कोई खेत में जा रहा है, कोई फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ पे बॉम्ब फट गया। क्यों? क्यों फटा? क्योंकि 20 साल पहले वहाँ पे बॉम्ब गिरा था, किसी को पता ही नहीं है। वो तब तक बेचारा न्यूट्रल था, अचानक से फट गया। किसी का पैर वहाँ पे रखा गया, कुछ भी हो सकता है, फट गया वो। ये समस्या है। तो इसके लिए 2008 के अंदर एक ट्रीटी की गई थी, द कन्वेंशन ऑन द क्लस्टर म्यूनिशंस। इंडिया ने भी इसको साइन किया। 3 कंट्री ने इसको यूजुअली साइन नहीं किया, रशिया, यूक्रेन और यूएसए, ठीक है? और इसी का यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये तीनों कंट्री इस कन्वेंशन का पार्ट ही नहीं है, तो मतलब इसको यूज़ कर सकती हैं। तो यूक्रेन के अंदर इसको यूज़ किया जा रहा है अभी रशिया के द्वारा, तो उसके जवाब में यूक्रेन ने कहा है कि आप हमें भी ये दीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो रशियन आर्मी पर्सोनल हैं, वो ट्रेंचेस के अंदर छिप के बैठे हुए हैं। तो अगर क्लस्टर बम का यूज़ करेगा यूक्रेन, तो शायद वो उनको डैमेज कर सके, ठीक है? लेकिन इसमें सिविलियन भी बहुत डैमेज हो जाते हैं। अब आज यूक्रेन ने या रशिया ने क्लस्टर बम चला दिए। अब हो सकता है 2 साल के बाद वो युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन क्लस्टर बम तो वहीं पड़े रहेंगे अगले 20-30 सालों के लिए। बाद में डैमेज होगा सिविलियंस को, वो इसीलिए जो है इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ यहाँ पे किया जाता है। तो क्या अभी तक इसका यूज़ किया गया है? बिल्कुल यूज़ किया गया है। द वेपन्स वर फर्स्ट यूज्ड इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड एट लीस्ट 15 कंट्रीज़ हैव यूज्ड देम इन द रिसेंट पास्ट। जैसे एरिट्रिया, यूथोपिया, फ्रांस, इज़राइल, मोरक्को, नीदरलैंड, ब्रिटेन, रशिया, यूएसए वगैरह ने इसको यूज़ किया है। यूएसए ने 1964-73 के बीच में लाओस में 260 मिलियन से ज़्यादा क्लस्टर नेशंस का यूज़ किया था। समझ रहे हो? आज भी लाओस के अंदर बहुत सारे क्लस्टर बॉम्ब पाए जाते हैं। इनमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ आधे परसेंट से भी कम क्लस्टर बॉम्ब्स को क्लियर किया गया है। अभी भी लाओस में हर रोज़ कोई ना कोई केस आता है कि क्लस्टर बम से किसी की डेथ हो गई। 11,000 लोग
मर गए हैं क्लस्टर बॉम्ब से और रोज़ 1 ना 1 2 लोग मरते ही रहते हैं अनफॉर्चुनेटली। रशिया इसका यूक्रेन में यूज़ कर रहा है और हो सकता है अभी यूक्रेन भी इसका यूज़ करे, ठीक है? तो ये क्लस्टर बॉम्ब के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन यू शुड हैव। चलिए, सोब्राइटी आफ्टर द यूफोरिया ऑफ द यूएस स्टेट विजिट। क्या कहते हैं सर? सर कहते हैं कि भाई देखिए, मोदी जी यूएसए में गए, बहुत सारी डील करके आए, बहुत सारा हो हल्ला हुआ, वहाँ पे कांग्रेस में गए, मीडिया ने बहुत ज़्यादा इसको कवर किया और अभी तक भी वो हैंगओवर जो है मोदी की विजिट का यूएसए का वो उतरा नहीं और मोदी जी की विजिट काफ़ी सक्सेसफुल भी रही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब कोई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं यूएसए में और उनका इतना बड़ा स्वागत होता है, वो यूएसए की कांग्रेस में जाते हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 देशों की बात नहीं है। इससे जो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर इंडिया की जो स्टैंडिंग है, जो स्टेटस है इंडिया का वर्ल्ड प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, वो भी इम्प्रूव होता है। यस और लेकिन इंडिया और यूएसए के रिलेशन हमेशा तो ऐसे नहीं थे। कुछ लोगों को तो बड़ा सरप्राइज़ होता है, जो लोग ने इंडिया यूएसए रिलेशन को पिछले 30-40 सालों में देखा है, उनको तो बहुत सरप्राइज़ होता है कि यार यूएसए ऐसा कैसे कर सकता है? यूएसए ने कितनी क्रूशियल मोमेंट पे इंडिया को धोखा दिया और आज वही यूएसए इंडिया को अपना भाई बनाने की कोशिश कर रहा है। आप 1963 की बात कर लीजिए, आप 1971 की बात कर लीजिए, पूरा फ अमेरिका का जो 5th फ्लीट है, वो बे ऑफ बंगाल के अंदर आ गया था। यूएसए ने इंडिया को सरेआम धमकी दे दिया था, अगर तुमने कुछ किया तो हम तुम्हारे ऊपर सीधा अटैक कर देंगे। वो तो भला हो रशिया का उधर से उन्होंने हमें प्रोटेक्ट कर लिया था, राइट? तो ये सब पास्ट में हम लोगों ने ज़हर का घूँट पिया है। इंदिरा गांधी जी वहाँ पे गई यूएसए के अंदर, उनकी जो मीटिंग है कितनी अनसक्सेसफुल रही, बहुत बदनाम भी हुई। नेहरू जी गए, उनकी मीटिंग कोई ख़ास सक्सेसफुल नहीं हुई। राजीव गांधी जी भी गए, वो भी कोई ख़ास सक्सेसफुल नहीं हुई। तो हमारी पास्ट की अगर रिलेशन को देखें, तो हमारा कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है अमेरिका के साथ। क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था, वी वर मच क्लोज़र टू रशिया, अमेरिका वाज़ मच क्लोज़र टू पाकिस्तान, तो वो सारी चीज़ें। इंडिया में हर अमेरिकन को शक की नज़र से देखा जाता था। इंडिया में अगर आप 1990s की बात करें, 80s की बात करें, अर्ली 2000s की बात करें, तो हर अमेरिकन को समझा जाता था कि ये अमेरिका का सीआईए का स्पाई है। ऐसा ये रियल में है। लेकिन फिर चीज़ें बदली, अमेरिका का एटीट्यूड बदला और आज वो इंडिया को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। आज उन्होंने हमारे साथ क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एक्ट भी हम एग्रीमेंट भी हमारे साथ कर लिया। आज वो इंडियन एयर फोर्स को जेट इंजन देने को भी तैयार हो गए हैं। उनका एटीट्यूड बदला है, क्योंकि उनकी ज़रूरतें बदली। हमारा एटीट्यूड भी अमेरिका को लेके बदला है, क्योंकि हमारी भी ज़रूरतें बदली हैं। जियोपॉलिटिक्स का कोई खास प्रिंसिपल नहीं होता है। जियोपॉलिटिक्स सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर काम करती है। हमें उनमें बेनिफिट नज़र आ रहा है, उनमें हमें बेनिफिट नज़र आ रहा है। और इस जो शिफ्ट की चेंज की शुरुआत हुई, वो हुई म मनमोहन सिंह जी के टाइम पे और मोदी जी के टाइम पे। मनमोहन सिंह जी ने 2 बार विज़िट किया था यूएसए को, 2005 में विज़िट किया और 2009 में विज़िट किया। और ये दोनों ही जो विज़िट थी उनकी, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। 2005 में जब वो वहाँ पे गए तो सिविल न्यूक्लियर ऑपरेशन डील कोऑपरेशन डील इंडिया और अमेरिका के बीच में हुई, जिसे आज तक की सबसे सक्सेसफुल एक ट्रीटी टाइप का भी माना जाता है। क्योंकि आप ये देख लीजिए, जब इंडिया ने पोखरण टेस्ट किए थे, तो अमेरिका ने अपने दोस्तों के साथ मिल इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए थे। लेकिन 2005 की जब विज़िट हुआ, तो उन्होंने हमसे वो सारे सैंक्शंस हटा लिए। और इतना ही नहीं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंदर में इंडिया को वेवर दिया गया। इंडिया को एक्सेप्शंस दे दिया गया। जो अमेरिका का बड़ा जाना-माना 123 एग्रीमेंट है, उसमें इंडिया को एक्सेप्शन दे दिया गया। और हमारे देश में बहुत सारी न्यूक्लियर साइट्स हैं। कुछ सिविलियन पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, कुछ मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। इनमें से जो मिलिट्री पर्पज़ के लिए जो यूज़ होती हैं न्यूक्लियर साइट्स, उनको एग्ज़ेम्पशन्स दे दी गई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा। ये सब अमेरिका ने किया। सोच के देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया को एक लीगल तौर पे न्यूक्लियर पावर मान लिया गया था पहली बार 2005 में, कि भैया ठीक है, आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को हम लोग विज़िट नहीं करेंगे, लेकिन सिविल वालों को करेंगे। इंडिया ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आइए आराम से मौज करिए। तो ये 2005-2009 का जो विज़िट हुआ, यहाँ से चीज़ों की शुरुआत एकदम से बदल गई। और फिर अभी जिस तरह से लिमोआ, कैमकासा जो है वो बैका, है ना? और अभी आईसीटी और अभी हम लोग वहाँ से ड्रोन भी ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो अभी हमारा रिलेशन बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अमेरिका को क्लीन चिट दे दी जानी चाहिए। अमेरिका की हिस्ट्री साफ-साफ कहती है कि भाई थोड़ा देख के चलो, आगे भी और पीछे भी, क्योंकि कुछ भी कभी भी हो सकता है। अमेरिकन पॉलिटिक्स इज़ करंटली इन द स्टेट ऑफ फ्लक्स। वो खुद बेचारे आजकल डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिक जो है उसमें उलझे हुए हैं। इंडिविजुअल प्रेफरेंस ऑफ द यूएसए प्रेसिडेंट इन ऑफिस एंड द स्विंग फैक्टर ऑफ द यूएस फॉरेन पॉलिसी। यूएस फॉरेन पॉलिसी कब चेंज हुई आपको पता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मोदी जी मनमोहन सिंह जी के टाइम पे वहाँ पे कौन थे? जॉर्ज डब्ल्यू बुश जिसने न्यूक्लियर ट्रीटी किया था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश और मनमोहन सिंह जी के बीच में बहुत जबरदस्त रिलेशन था, पर्सनल रिलेशन, दोस्ती थी गहरी। उस समय सारी यूएसए की कांग्रेस न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट के अगेंस्ट में थी। लेकिन बुश ने कहा, "आई डोंट केयर, मैं ये डील चाहता हूँ तो चाहता हूँ, दैट्स इट।" पाकिस्तान को वो डील नहीं दी गई, सिर्फ इंडिया को दी गई। तो पर्सनल रिलेशन भी काफ़ी मैटर यहाँ पे करते हैं। तो स्विंग फैक्टर भी एक यूएस फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है, तो इसलिए हम लोग उनके ऊपर प्रॉपर भरोसा नहीं कर सकते। इंडिया अगेन इज़ नॉट अनफैमिलियर विद द वे द यूएस चेंजेस इट्स प्रायोरिटीज़। अभी क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर चीज़ें अलग हो गई, अमेरिका अफ़गानिस्तान से बाहर चला गया, तो अभी पाकिस्तान की उतनी ज़रूरत नहीं नज़र आ रही है अमेरिका को, इंडिया की ज़रूरतें नज़र आ रही है क्योंकि चाइना को उधर से टैकल करना है, तो उनकी अपनी ज़रूरतें हैं। तो इंडिया, अमेरिका के बीच में जो ख़ास रिलेशन आजकल भाईचारा बन रहा है, वो सर्कमस्टेंस की वजह से बन रहा है, रादर दैन कन्विक्शन। सर्कमस्टेंस ऐसे हैं, हमें चाइना को काउंटर करना है, उन्होंने भी चाइना को काउंटर करना है। एक कॉमन एनिमी है हमारे लिए। कन्विक्शन नहीं है ये, कि भाई तुम भी डेमोक्रेसी, मैं भी डेमोक्रेसी, तुम भी ह्यूमन राइट को वैल्यू करते हो, मैं भी करता हूँ। नो, कन्विक्शन नहीं है, ज़रूरत है। इसीलिए हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ऑकस जो ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके के बीच में हुआ, इंडिया को इन तरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कोड तक ठीक है, क्योंकि कोड अलग है, ऑकस पूरी तरह से अलग है। ऑकस तो सीधा-सीधा चाइना को काउंटर करने की बात करता है, वो भी डिफेंस वाले वो तरीके से, नेवी वाले तरीके से। कोड इज़ अ डिफरेंट थिंग। कोड में इकोनॉमी भी है, डिफेंस भी है, स्ट्रैटेजी भी है, सब कुछ है। तो इंडिया को थोड़ा-सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है? कि अब क्या करना है, वेस्ट एशिया के अंदर, इंडो पैसिफिक के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर, यूरोप के अंदर, इंडिया कैसे चलेगा फ्यूचर में, अमेरिका के रिलेशन जो है वो क्या इंडिया के रिलेशन दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी डिफाइन होंगे, ये सब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें रहेंगी फ्यूचर में देखने के लिए। लेकिन भैया हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, आप अपने हिसाब से चलिए। हमें आपकी ज़रूरत है, आपको हमारी ज़रूरत है। सीधी अब ये ज़रूरत कब तक चलेगी, वो देखने वाली बात है। तो दोस्तों, उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल अपने पास हैं, आप देख सकते हो। हाँ, अगर किसी को हमारा करंट अफ़ेयर का कोर्स जॉइन करना है, तो सैटरडे को क्लासेस होती हैं, आप वो क्लासेस जॉइन कर सकते हो। ये स्कैनर यहाँ पे दिया हुआ है, स्कैन करिए, कोर्स को जॉइन करिए। एससी 1000 कोड दिया गया है, आप ये डालोगे तो 1000 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। वैसे नहीं लोगे तो भी चलेगा क्योंकि बड़ा सस्ता-सा प्लान है। 10 से 12 रुपए एवरी डे पड़ता है, तो चाय की प्याली के साथ-साथ करंट अफ़ेयर आराम से कर सकते हो। अगर आप हमारा फाउंडेशन कोर्स जॉइन करना है, तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, आप ये भी कर लीजिए। तो आज इसी के साथ खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।